हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छा होगा, चल रहा होगा। फ्रेंड्स मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं पूर्व की बात आज भी आप सभी के बीच समाजशास्त्र विषय अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आप सब में जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीसी यूपीएससी यूपीपीएससी राजस्थान छत्तीसगढ़ बिहार दिल्ली झारखंड हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तराखंड किसी भी स्टेट से आप हों, या यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो है समाजशास्त्र विषय से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न को ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है, ये जो क्लास है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इस क्लास को मिस ना करिएगा। और ये क्लास आज की जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछली क्लास की भांति ही ये क्लास पाश्चात्य विचारकों एवं लेखकों पर आधारित है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से प्रश्न पाश्चात्य समाजशास्त्रियों विचारकों से भर भर के पूछे जाते हैं। जो ये प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में अब आप जब बैठेंगे, इस क्लास को किए रहेंगे, संभवतः यहाँ से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम देखते हैं आज का प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है। और आज मैं आप सभी के लिए जो ये प्रश्नोत्तर के कुछ समाजशास्त्री हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिनका नाम मैंने यहाँ आप लोग देखिएगा मैंने आप सभी के लिए दे रखा है, जो यहाँ से काफ़ी इन समाजशास्त्रियों से पाश्चात्य समाजशास्त्रियों से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने ये यहाँ दे रखा, आप लोग इसको एक निगाह देख भी लीजिएगा। ये आपके अगस्त काम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर है, जॉर्ज सिमेर है, टालकट पार्सन्स हैं, मालिनोव्स्की हैं, विल्फ्रेड प्लेटो हैं, पैट्रिक सोकिन है, टाइनबी एंथोनी गिडेंस हैं, दुर्खिम है, मर्टन है, आगबर्न है, टानीज हैं, रेडक्लिफ ब्राउन है, डेनियल ब्रेन है, किंग्सले डेविड है, लुई बर्थ है, लेविस कोजर, चार्ल्स हटन कूले हैं, राल्फ डेंड्रफ इत्यादि जो है पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि और समाजशास्त्री हैं, सबका नाम तो लिखा नहीं जा सकता था, लिया भी नहीं जा सकता है, और मैं कोशिश किया हूँ जो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं उन्हीं समाजशास्त्रियों से प्रश्न लेकर आया हूँ। और संभवतः आप लोगों के लिए इसी प्रकार क्लास लेकर आता रहूँगा। बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिएगा और देते रहिएगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है और आज की क्लास में क्या महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को मिस ना करिए, ज़रूर देखिए। और आपका ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, इमाइल दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में धर्म की सिद्धांत दिया है। प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इमाइल दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया, कह रहा। तो आपका ये जो दे रखा है ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन सी कह रहा मैजिक साइंस रिलीजन एंड अदर एसेज। और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त कोई नहीं इनमें से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप लोग भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी है। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में इमाइल दुर्खीम ने जो है धर्म के उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और विस्तार पूर्वक इसमें बता रखा है। ये पुस्तक इन्होंने, आप नोट कर लीजिएगा, ये एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है सन 1912 में, सन नोट कर लिए क्योंकि सन भी पुस्तकों पूछा जाता है एग्जाम में, सन 1912 में इसको प्रकाशित था, लिख रखा है इन्होंने। और इनकी इसी में इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, दिया है विस्तार पूर्वक से। और इस पुस्तक में ये आदिवासी धर्मों के अपने विश्लेषण में सामाजिक चेतना, सामाजिक प्रतिनिधान, और एक इनका और प्रश्न पूछा जाता है आपका इमाइल दुर्खीम साहब का, पवित्रता और अपवित्रता का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये भी इमाइल दुर्खीम का है, इसी में पुस्तक में उन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में दिया है, पवित्रता अपवित्रता के माध्यम से धर्म की समाजशास्त्र का पर प्रकाश डाला है। ये कौन, आपके इमाइल दुर्खीम महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा है आप सभी के लिए, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में कह रहा, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा। तो 1 नंबर कह रहा है, ये आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है।
2 नंबर कह रहा है यह एक उपकल्पना है। तो ये सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें से कौन सा सही है ये देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी 2 और सी 1 और 2 दोनों सही कह रहा है और डी कह रहा है कोई नहीं सही है। तो इसमें से कौन सा सही है आप सब बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना है या एक उपकल्पना है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सही हैं। 1 और 2 आदर्श प्रारूप संदर्भ में कौन का कथन सही है। तो आदर्श प्रारूप आप जान रहे होंगे, ये आपके मैक्स वेबर महोदय ने दे रखा है आदर्श प्रारूप के बारे में। इन्होंने इसका विश्लेषणात्मक रचना के बारे में और उपकल्पना इन्हीं के है। ये कहते हैं किसी घटना वस्तु वर्ग विशेष की समस्त अध्ययन को विस्तार पूर्वक से संपूर्ण अध्ययन को चित्रण करना, इसी को आदर्श प्रारूप के रूप में ये जानते हैं। आपके मैक्स वेबर मान रखा है इन्होंने, इसे बता रखा है। समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग आपके मैक्स वेबर ने ही कर रखा। कहाँ पर किया है, इनकी एक पुस्तक है, आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप क्लास में कापी और पेन लेके ही बैठे होंगे। इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर महोदय की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको नोट करके रखिएगा। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक को इन्होंने कब लिखा है, सन 1905 में, इसको ध्यान दीजिएगा। और अगली इन्होंने पुस्तक जो लिख रखा है द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज 1949 में। ये दोनों पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसी प्रथम पुस्तक में इन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक तथा पूंजीवादी और द्वितीय पुस्तक में तार्किक व्यवहार नौकरशाही शुद्ध बाजार के आदर्श प्रारूप की रचना की है। प्रथम पुस्तक मतलब ये जो आपका है, मैंने बताया प्रथम पुस्तक की मैक्स वेबर द प्रिंटर्स इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको प्रथम कह रहा है। इसमें इन्होंने क्या बता रखा, प्रोटेस्टेंट इथिक मतलब लोग, इथिक माने लोग कहावतें होते, तथा पूंजीवादी के बारे में इन्होंने बता रखा है। और ये आपका जो दूसरी पुस्तक है द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज 1949 में, इसमें इन्होंने क्या बता रखा, तार्किक व्यवहार और नौकरशाही के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और शुद्ध बाजार का क्या आदर्श प्रारूप है उसके बारे में इन्होंने बता रखा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसने टालकाट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। किसकी, क्या कह रहा है, आप प्रश्न ध्यान से पढ़ा कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको प्रश्न समझने में मिस्टेक ना हो, क्योंकि कभी कभार जल्दी में हड़बाजी में एग्जाम में आप लोग प्रश्न जल्दी से पढ़ते हैं, प्रश्न कुछ कहता है और आंसर कुछ दे के चले आते हैं, फिर आके रूम पर काफ़ी पश्चाताप होता है कि काश हमने ध्यान दिया होता तो ये तो प्रश्न मुझे आता हुआ गलत ना हुआ था। तो ऐसी जल्दबाजी परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में मत कीजिएगा। आप लोग टाइम टेकिंग के अंदर अर्थात समय के अंदर ही सब कुछ करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने टालकट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से की है। तो ऑप्शन आपका दे रहा है राल्फ डेहरनडॉर्फ, लेविस कोजर, रेंडाल कोलिंस, एरिक्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं आप सभी को, ऑप्शन ए है राल्फ डेहरनडॉर्फ। ये राल्फ डेहरनडॉर्फ महोदय हैं आपके, जो पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की तुलना आदर्श लोक से करते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 ये कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैक्स वेबर द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी कह रहा है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन डी कह रहा है टालकट पार्सन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इमानुएल दुर्खिम महोदय हैं आपके। इमानुएल दुर्खिम महोदय हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक की अवधारणा को किसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। तो ये आपके इमानुएल दुर्खिम महोदय हैं, इनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 5 ये कह रहा है चार्ल्स राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं। किसके,
सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, सही चयन करें, ये कह रहा है। कौन कह रहा है? चार्ल्स राइट मिल्स के अनुसार है ये, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन दे रखा है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। क्या दे रखा? ऑप्शन ए कह रहा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ऑप्शन बी कह रहा प्रौद्योगिकी, सैन्य, राजनीतिक संरचनाएं। ऑप्शन सी कह रहा आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। ऑप्शन डी कह रहा प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर बताता हूँ, आपका ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। ये जो चार्ल्स राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व हैं, ये ऑप्शन सी है, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। ये सही है क्योंकि चार्ल्स राइट मिल जो है आपके हैं सत्ता के त्रिभुज के 3 प्रमुख नियम इन्होंने तत्व बता रखा है, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं। इसका इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है जो है द पावर इलीट, किसकी? चार्ल्स राइट मिल की, नोट करके रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। द पावर इलीट 1956 में इस पुस्तक को इन्होंने लिख रखा है। मिल्स जो है अपने इसी पुस्तक में शक्ति विभाजन केवल शक्तिशाली नहीं होता कहते हैं, वे समय की मांगों को पूरी करते रहते हैं। ये इनका कथन है, इनकी अवधारणा है। आइए देखते हैं। इस प्रकार आपका ये प्रश्न समाप्त हुआ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर ये 6 ये कह रहा है आपका सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? क्या कह रहा है? सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया है? ऑप्शन दे रखा है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन डी कार्लमैन हीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का आप लोग बताइएगा। तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। ऑप्शन ए सही आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया है। और इनका जो पुस्तक है स्पेंसर महोदय का, आप नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसी में इन्होंने कर रखा है। सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है, ये बताते हैं। और कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य एक संरचना होती है मनुष्य का, उसी हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान उसके अंग होते हैं मनुष्य की संरचना में, उसी प्रकार समाज की भी संरचना होती है। ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं। और आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 7, ये प्रश्न उत्तर नंबर 7 आपका कह रहा है कि इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, यह कथन किसका है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, ये काहे भाग रहा भाई तू? हाँ, आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका। कह रहा है इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, इम्पॉर्टेंट है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन दे रखा है जी मोस का है, के मार्क्स यानी जो है कार्ल मार्क्स हैं, प्लेटो हैं, लुई क्रोइबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का आप सब बताइएगा। ये इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, ये किसने कहा है? तो ये आपके विल्फ्रेड प्लेटो ने कहा है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विल्फ्रेड प्लेटो, क्योंकि इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है या कथन आपके ये जो समाजशास्त्री विल्फ्रेड प्लेटो हैं, ये कहाँ के हैं? इटली के हैं। इनकी जो एक प्रमुख पुस्तक है, नोट करके रखिएगा ये सब, माइंड एंड सोसाइटी। आपकी ये पुस्तक किसकी है? विल्फ्रेड प्लेटो की है, माइंड एंड सोसाइटी। इसी पुस्तक में इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत में यह मत दिया है कि अभिजात जो है वर्ग स्थित नहीं है। ये कौन कह रहा है? आपके विल्फ्रेड प्लेटो कह रहे हैं कि अभिजात वर्ग स्थित नहीं है और उसमें ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तन होता रहता है। जब उच्च वर्ग अब जो है उच्च वर्ग के लोग अपने गुण खो देते हैं तो वे निम्न वर्ग में आ जाते हैं। ये कौन कह रहा है? आपके विल्फ्रेड प्लेटो कहते हैं। निम्न वर्ग के लोग जब चतुर, बुद्धिमान अर्थात शक्तिशाली, मजबूत हो जाते हैं, संभ्रांत हो जाते हैं, तो वे उच्च वर्ग में आ जाते हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे और ऊपर से अभिजातों में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। और इतिहास में हम इसे
ये आपके कहते हैं प्लेटो। इतिहास में हम इसे कुलीनों एवं अभिजातों को नष्ट होने के अनेक उदाहरण पाते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रगाह कहते हैं। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का। प्रश्न क्या कह रहा है 7 नंबर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ये क्या कह रहा है आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8। ये कह रहा है आपका 8 नंबर प्रश्न, कहें नहीं रहा उस तरह भाई, अब आया सही। टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी सिस्टम नहीं है, बस काम चल रहा है किसी तरह, आप लोगों के बीच क्लास लेके आ जाता हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। ध्यान दीजिए, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। तो आपका ऑप्शन ए दिया है लिंटन, ऑप्शन बी लुंडबर्ग, ऑप्शन सी मैकावेलम्पेज, ऑप्शन डी दिया हर्शकोविच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, ये किसने कहा है। तो ये आपके ऑप्शन ए लिंटन महोदय हैं, ये ऑप्शन ए लिंटन महोदय हैं कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। इन्हीं की कथन है। इनकी जो पुस्तक है आप नोट करके रखिएगा, लिंटन की प्रमुख पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। इसी में इन्होंने भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है की अवधारणा दे रखा है। और भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है आपके ये लिंटन महोदय ने। और ये परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसका भूमिका कहलाती है। लिंटन ने इसका भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू माना है। भूमिका परिस्थिति आपके मैंने पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक बता रखा है कि भूमिका परिस्थिति क्या है। जैसे एक इंसान जो है किसी के लिए भूमिका परिस्थिति, किसी के लिए किसी का वह पिता होता है और वो किसी का पुत्र भी होता है। ये जॉब करता है किसी ऑफिस में, हो किसी का बॉस भी हो सकता है, जो है किसी के लिए बॉस भी हो सकता है, और किसी के लिए उसका बॉस कोई होगा, किसी के लिए जो वो कर्मचारी होगा। तो ये इसी को भूमिका परिस्थिति कहते हैं, भूमिका परिस्थिति। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न आपका देखिए है, नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड। ये प्रश्न बहुत फेमस रहा है। मैगी आप लोग खाते होंगे फ्रेंड्स, मैगी जो बना के आजकल के बच्चे तो बहुत खा रहे हैं, जान ही रहे हैं आप सब मैगी। तो उसी के बारे में नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना क्यों हुआ। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है। ये प्रश्न हालांकि नया है जबकि, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा। नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना क्यों हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर उपभोक्ता को भला बुरा कहा। ऑप्शन बी कह रहा है उन्होंने उपभोक्ता के शिकायत का जवाब नहीं दिया। ऑप्शन सी कह रहा है उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया और विरोध प्रदर्शनकारियों के लिंक डिजिटल रूप से हटा दिया। ऑप्शन डी कह रहा है उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उनके उत्पाद में कोई खराबी है। तो इसका आंसर क्या है, उस समय क्यों ये विवाद में रहा नेस्ले मैगी उत्पाद में जो सीसा लेड पाया जाता है। ये जो विवाद में रहा इसका कारण क्या है। प्रश्न नंबर 9 का आप सब बताइए, पढ़े तो रहे ही होंगे उस समय, क्योंकि ये काफ़ी विवाद में इसलिए रहा था, जो थे उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया था और जो विरोध हो रहा था उसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा उसका लिंक जो है इन्होंने डिजिटल से हटा दिया था। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए यही कह रहा है, ये आपका ऑप्शन सी हटा दिया था, क्योंकि आप इसके बारे में जानते होंगे सोशल मीडिया पे उस समय नकारात्मक आलोचना हुई थी और ये माफ़ी नहीं मांगे थे। ये कब की घटना है, ये आपका जो है सन 2015 की घटना है। ये भारत में अपने नूडल्स के मैगी उत्पाद का कई राज्यों में सैंपल लिया गया था सरकार द्वारा, और इसमें लेड की यानी की मात्रा अधिक होने की बात सामने आई थी। और जब नेशनल कंपनी जो है इस तथ्य को अस्वीकार कर दिया था और सरकार से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। इसी कारण इस पर काफ़ी आलोचना हुई थी और ये काफ़ी विवादों में घिरा भी रहा था।
आइए देखते हैं आपका प्रश्न, समझी गए होंगे वो आप। ये क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका देखते हैं। ये कह रहा है सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है। किस पे आधारित है, वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रकार। तो ऑप्शन कह रहा है ये, ऑप्शन ए आपका वैयक्तिक, ऑप्शन बी कह रहा पारस्परिक, ये सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन बी कह रहा पारंपरिक, ऑप्शन सी कह रहा चमत्कारिक करिश्माई, ऑप्शन डी कह रहा तार्किक विधि। तो इसमें से आंसर इसका क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ये चमत्कारिक और करिश्माई, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी जो है चमत्कारिक और करिश्माई। क्योंकि यह जो आप इसमें अधीनस्थ आदेश का पालन चमत्कारी शक्ति मानकर स्वीकार करते हैं। समाजशास्त्री जगत में इस प्रकार की सत्ता का अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, करिश्माई और चमत्कारिक, ये आपके मैक्स वेबर मोहम्मद द्वारा किया गया है। और सत्ता का परंपरागत सत्ता वैधानिक सत्ता का प्रयोग किया है। सत्ता चमत्कारिक स्वरूप अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित होती है। ये आपके मैक्स जो है वेबर महोदय की अवधारणा है। ये कहते हैं सत्ता किसी व्यक्ति में निहित अतिमानवीय गुणों से विश्वास पर आधारित है, ना कि किसी पद या नियमों पर आधारित है। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है आपका है 11 नंबर। ये 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है इतिहास अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है। ये प्रश्न फ्रेंड्स आप देखिए रिपीटेड हो गया है। अभिजात इतिहास जो अभिजात तंत्रों की कब्रगाह है, ये किसका कथन है, ये अभी आपको मैंने बता रखा है। ये ऑप्शन आपका ये सी हो जाएगा, विल्फ्रेड प्लेटो का इतिहास कब्रगाह है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न रिपीटेड आ गया है, आप लोग ध्यान दीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो कथन, बार बार पूछा जाने वाला है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए स्टीवर्ट हॉल, ऑप्शन बी डेविड हेल, ऑप्शन सी मैक्स होमोखाइड, ऑप्शन डी दे रहा है TW एडर्नो। 12 का आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 का आंसर तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए स्टीवर्ट हॉल। ये जो प्रश्न का आंसर है स्टीवर्ट हॉल है। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है, तो आपके स्टीवर्ट हॉल की ये अवधारणा है। आप क्योंकि आप स्टीवर्ट हॉल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये कहते हैं स्टीवर्ट हॉल इस बात पर बल दिया है कि सांस्कृतिक मत का विश्लेषण सांस्कृतिक के परिपथ माध्यम से किया जा सकता है। स्टीवर्ट हॉल 10 फरवरी इनका जो है स्टीवर्ट हॉल का आपके 10 फरवरी 2014 को निधन हुआ है इनका। और उनके निधन के साथ जो मार्क्सवादी सांस्कृतिक अध्ययन का एक युग समाप्त हो गया था। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी थे आपके स्टीवर्ट ने जो है, और जमैका में ये पैदा हुए थे स्टीवर्ट हॉल। और रेमंड विलियम्स और रिचर्ड होगार्ड के साथ मिलकर ये ब्रिटिश कल्चर स्टीज की शुरुआत किया था इन्होंने, जिसे बैंगनबर्ग आपकी जो ये यूनिवर्सिटी है बैंगनबर्ग स्कूल ऑफ कल्चर स्टीज का है, ये इसी के नाम से जाना गया इनका। और हाल जो है ने मीडिया और अन्य सांस्कृतिक माध्यमों के विश्लेषण से ग्रामसी के वर्चस्व और लुई अल्थुजर के विचारधारात्मक राज्य उपकरण सिद्धांतों का प्रयोग किया है, जहां एक और अल्थुजर अनुसरण करते हुए अस्वीकार किया इनका। और इन्होंने मीडिया के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। आइए देखते हैं स्टीवर्ट हॉल ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपका ये 13 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर ने के नौकरशाही का हिस्सा नहीं है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स वेबर के नौकरशाही का हिस्सा नहीं है, मैक्स वेबर के नौकरशाही का हिस्सा नहीं है कह रहा। तो आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए विशेषीकरण, ऑप्शन बी पदानुक्रम, ऑप्शन सी पदवधि, ऑप्शन डी आरक्षण। तो इसका आंसर कॉमन सा है आपका ऑप्शन डी आरक्षण। उस समय आरक्षण की बात नहीं हो रही है, जबकि बात हो रही है मैक्स वेबर के नौकरशाही में। ये आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों मिलता है, ऑप्शन डी नहीं मिलेगा आपका, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी आरक्षण है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर कितना आ गया, ये प्रश्न नंबर 14 आपका।
ये कह रहा है इमाल दुर्खीम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच किया है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आपका कि इमाल दुर्खीम ने किस समुदाय टोटमवाद की जांच किया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है इमाल दुर्खीम। ये टोटमवाद की बात कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन टोटमवाद पुराना क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपका एग्जाम में टोटमवाद, ये इमाल दुर्खीम का। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है रेड इंडियन, ऑप्शन बी कह रहा है टोब्रांडा द्वीप, ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजात, ऑप्शन डी कह रहा है अफ्रीकी जिप्सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा, ये जनजाति जो है आपका, ये ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजात है। इमाल दुर्खीम ने किस समुदाय का टोटमवाद की जांच किया था, तो अरुंटा, ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा जनजाति के टोटमवाद का इन्होंने अध्ययन किया है आपके टोटमवाद में इमाल दुर्खीम महोदय। ये इन्होंने इस जांच में पाया क्या पाया है, इसमें इन्होंने इनकी जो पुस्तक है इमाल दुर्खीम का, उसी में इसका इन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर रखा है। इस पुस्तक को नोट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, अभी मैंने बताया है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजात का अध्ययन किया इसमें, और इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया। और इसमें धर्म विश्वासों के बारे में जो पवित्र अपवित्र वस्तुओं से संबंधित है जनजातियों के बीच, उसके इन्होंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और एक लेखन का कार्य प्रारंभ किया अरुंटा जनजात पे, और इन्होंने इस पे धर्म पवित्र अपवित्र का भी साधारण रूप से वर्गीकृत किया आपके इमाल दुर्खीम ने। और इनका जो ये अभी मैंने बता रखा है इसमें टोटमवाद, टोटमवाद क्या है मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार से बता रखा है, लेकिन फिर भी टोटमवाद फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए, एक इनका प्रतीक चिन्ह होता है, पहचान होता है धार्मिक रूप से। ये जैसे कि आप देखते होंगे कोई अपने ही समाज में कुछ लोग हैं तो किसी प्रतीक का ओम का निशान जैसे पहनते हैं, जो ओम का निशान पहनते हैं। कुछ लोग वो क्रिश्चियन ईसाई हो गए तो ये को पहनते हैं, चिन्ह क्रॉसिस का चिन्ह पहनते हैं। तो इसी प्रकार और आपके ये मुस्लिम हैं, ये कोई और इनका चाँद वाला देखिए निशान है ये, तो ये टोटमवाद वही प्रतीक जो होता है, निशान होता है, उसी को टोटमवाद फ्रेंड्स कहा जाता है। जो आपका प्रतीक होता है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप जो है एक धार्मिक रूप से देखते हैं, उसको पवित्र अपवित्र की निगाह से देखते हैं कि ये बहुत पवित्र है, जिस तो इसी को टोटमवाद कहते हैं। आइए देखते हैं इसको, मैंने पिछली क्लास में टोटमवाद को बहुत विस्तारपूर्वक बहुत अच्छे से बता रखा है। आप पिछली क्लास को देखेंगे उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये प्रश्न उत्तर नंबर 15 ये कह रहा है, ये 15 नंबर जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ध्यान दीजिए, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का लेखक कौन है, इसको आप सभी को आना चाहिए। ये काफ़ी बार बार रिपीटेड प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए पॉल रेबिनो, ऑप्शन बी मिशेल फूको, ऑप्शन सी पीटर ब्राउन, ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। मिशेल फूको महोदय हैं, ये द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का लेखक हैं। इनकी जो है इसके बारे में भी मैंने पिछले क्लास में काफ़ी विस्तार से बता रखा है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो पुस्तक है इन्होंने सन 1976 में लिख रखा है, 1976। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको 3 वॉल्यूम में 3 पार्ट में इन्होंने लिखा है आपके मिशेल फूको ने। ये महत्वपूर्ण किट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक इनका पहला जो किट है मैं आप नोट कर लीजिए, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में लिखा है, और दूसरा लिखा है इन्होंने द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, और तीसरा इनका है द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में। ये तीनों नोट कर लीजिएगा। और इनकी एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बुक, उसको भी नोट करा देता हूँ, नोट करिए, डिसिप्लिन एंड पुनिश, डिसिप्लिन एंड पुनिश, इसको भी नोट कर लिए, 1975 में इन्होंने लिख रखा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, बार बार पूछा जाता है, मैं कह रहा हूँ, आप नोट करके रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 16।
ये कह रहा है इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इल्यूमिनेशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा है। क्या कह रहा है, इनमें से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, क्या है, थ्योरी ऑफ कल्चर, ये जो है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टी लीनियर इल्यूमिनेशन में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा है। इसको आप ध्यान दें। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है J.H. स्टीवर्ट, ऑप्शन बी है G.L. यंग, ऑप्शन सी है W. और कैटिन जूनियर, ऑप्शन डी है R. डनलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 16। तो इसका आपके स्टीवर्ट हैं आपके, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टीवर्ट, ऑप्शन ए। क्योंकि जो है आपके J.H. स्टीवर्ट हैं, इनकी जो आप नोट कर लीजिएगा, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन में सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द गढ़ा है इन्होंने पहली बार। और इसके अनुसार ये बताते हैं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का एक बड़ा भाग परिस्थिति जो है पारिस्थितिकी अनुकूलन से प्रभावित होकर श्रम विभाजन, स्थानीय समूहों के आकार और उनके विभाजन तथा आवास के नियमों एवं स्थितियों जैसी सामाजिक घटना का प्रभाव डालता है। यही व्यवस्था सांस्कृतिक परिस्थिति कहलाती है, ये आपके स्टीवर्ट के अनुसार। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 ये आपका है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जातीय आधार पर स्त्रीकरण है। ये प्रश्न काफ़ी बार पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, आपका जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, और ये आपका ये क्या कहते हैं जीआईसी लेक्चर में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप सब। जातीय आधार पर स्त्रीकरण है प्रश्न कह रहा है, तो क्या स्त्रीकरण है आपका? ऑप्शन ए कह रहा प्रदत्त, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जातीय आधार पर स्त्रीकरण है, इसका उत्तर आप सभी को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 17 का ये प्रदत्त है, जातीय आधार पर स्त्रीकरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये प्रदत्त है, ना कि जातीय आधार पर स्त्रीकरण जन्मजात है, ये प्रदत्त है, प्राप्त है आप जो है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 18। अगस्ट काम्ट की त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? आप ध्यान दीजिए, कह रहा अगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? ऑप्शन ए कह रहा है रैखिक, ऑप्शन बी कह रहा है चक्रीय, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकारात्मक, ऑप्शन डी कह रहा है संघर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप सब बताइएगा। आपका 18 का आंसर अगस्ट काम्ट तो इसका आपका जो हो गया अगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है, तो ये आपका ऑप्शन हो जा रहा है ऑप्शन ए रैखिक। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए रैखिक इसका आंसर हो जाएगा। अगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का स्वरूप है, तो ये आपका रैखिक स्वरूप है, क्योंकि अब जो अगस्ट काम्ट महोदय हैं त्रिस्तरीय नियम जो सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत का बताया है। इन्होंने कहा धर्म नंबर 1 बताया, नोट कर लीजिएगा, धर्मशास्त्रीय, इन्होंने कहा नंबर 1 धर्मशास्त्रीय सिद्धांत है, और तत्व में जो है मीमांसा नंबर 2 बता रखा, नंबर 3 बता रखा प्रत्यक्ष आत्मक। इन्होंने आपके ये अगस्ट काम्ट महोदय धर्मशास्त्रीय स्तर पर ये कहते हैं प्रत्येक घटना का व्याख्या जो है अलौकिक तथा अलौकिक आधार पर की जा सकती है, ये कहते हैं आपके अगस्ट काम्ट महोदय। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 19। ये क्या कह रहा है 19 नंबर प्रश्न आपका, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, चयन करें। आप ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, चयन करें। तो ऑप्शन ए दे रहा
प्रभुत्व और शक्ति मैक्स वेबर। ऑप्शन बी कह रहा है ध्रुवीय द्विभागीकरण टालकट पार्सन्स। ऑप्शन सी कह रहा अमानवीकरण कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी कह रहा तर्क प्रयोगात्मक इमाइल दुर्खीम। तो इसमें प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, यानी कि 3 सही एक गलत कोई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है आप सब बताइएगा, कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो इसमें आपका जो ये दिया है तर्क प्रयोगात्मक, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन डी तर्क प्रयोगात्मक, यही सही नहीं सुमेलित है। क्योंकि ये आपका जो देखिए आपका ये दिया है जो ए प्रभुत्व और शक्ति, ऑप्शन ए प्रभुत्व और शक्ति मैक्स वेबर का ये सही है। ऑप्शन बी ध्रुवीय द्विभागीकरण टालकट पार्सन का ये भी सही है। ऑप्शन सी जो कह रहा अमानवीकरण कार्ल मार्क्स का, ये तो सही है। और तर्क प्रयोगात्मक जो है ये जो आपका इमाइल दुर्खीम का ना होके इसकी बात कौन करते हैं, आपके परेटो करते हैं, विल्फ्रेड परेटो करते हैं। ये आपका तर्क और प्रयोगात्मक इसकी बात विल्फ्रेड परेटो करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो है ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर ये 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप देखते हैं। ये कह रहा है इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस और पैट्रिक सोरोकिन ये किस संप्रदाय से संबंधित है। इसमें आपके 3 राइटर हैं, ये देखिए इमाइल दुर्खीम महोदय हैं, हाबहाउस महोदय हैं और पैट्रिक सोरोकिन महोदय हैं। ये किस संप्रदाय से संबंधित है प्रश्न कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है सामान्य संप्रदाय, ऑप्शन बी कह रहा है विशेष संप्रदाय, ऑप्शन सी कह रहा है समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन डी कह रहा है साधारण संप्रदाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर का, सॉरी फ्रेंड 20 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपका समन्वयात्मक संप्रदाय। कौन सा है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। समन्वयात्मक संप्रदाय से आपके ये इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस, पैट्रिक सोरोकिन ये तीनों लोग संबंधित हैं। और इसमें से एक और है गिन्सबर्ग, ये भी इसी संप्रदाय से संबंधित है। ये ऑप्शन में नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ लेगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका जो है उत्तराखंड के लेक्चरशिप में भी वहाँ पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और अपने यहाँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है ये, और यूजीसी में भी आ चुका है ये प्रश्न। और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 21 क्या कह रहा है ये प्रश्न नंबर 21। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है किस विद्वान ने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। क्या कह रहा है, किस विद्वान ने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर कार्य किया है। तो आपका ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी कॉलिन्स, ऑप्शन डी डेरनडॉर्फ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलिन्स महोदय। ये हैं आपके कॉलिन्स महोदय। कॉलिन्स जो सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया है, और समाजशास्त्र के बृहद स्तरीय जो उपागम की पूर्णता उपेक्षा नहीं की जा सकती, ये कहते हैं। और कहते हैं संघर्ष को यद्यपि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, इन्होंने संघर्ष को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा और इसकी जो है समाजगत दृष्टि से की है, उपेक्षा नहीं की जा सकती, ये कहते हैं। वास्तव में कॉलिन्स जो हैं संघर्ष सिद्धांत में सूक्ष्म और बृहद दोनों स्तरीय दृष्टियों का समन्वय करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वेस्टर्न हेन की अवधारणा का प्रयोग किया है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वेस्टर्न हेन पद्धति के बारे में पूछता है। आप इसको ध्यान दीजिए, किसकी ये अवधारणा है ये भी पूछता है। तो ये कह रहा है किसने वेस्टर्न हेन की अवधारणा का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है वेबर, ऑप्शन बी परेटो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी हीगल। तो इसका बताइएगा आप लोग किसने किया है प्रश्न नंबर 22 का आंसर। तो आपके ये मैक्स वेबर महोदय हैं, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मैक्स वेबर महोदय हैं आपके। क्योंकि ये प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, पूछा जा रहा है। ये जो है देखिए बता देना, उत्तराखंड 2020 में पूछा है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 18 में पूछा है, उत्तर प्रदेश आपके प्रवक्ता में यानी पीजीटी में 2000 में पूछा है, यूजीसी ने 15 में पूछा है 2015 में,
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करके रखिएगा इस प्रश्न को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये रॉबर्ट किंगमर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा किस पुस्तक से प्राप्त हुआ था? प्रश्न नंबर कौन सा है? 23। कह रहा रॉबर्ट किंगमर्टन संदर्भ समूह की अवधारणा किस पुस्तक से प्राप्त हुआ था इन्हें, जो रॉबर्ट किंगमर्टन को? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अमेरिकन सोल्जर, ऑप्शन बी सोशल रिसर्च, ऑप्शन सी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, ऑप्शन डी ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिकन सोल्जर। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान दीजिए। अमेरिकन सोल्जर जो है संदर्भ समूह की अवधारणा आपके मर्टन ने ले रखा अमेरिकन सोल्जर से। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 24 ये क्या कह रहा है? 24 नंबर प्रश्न कह रहा ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किस समाजशास्त्री विद्वान ने किया है? तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी हीगल, ऑप्शन डी सोरोकिन। तो कौन किया है ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? तो आपके फ्रेडरिक एंगल्स महोदय हैं। ये फ्रेडरिक एंगल्स जो आपके हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस कार्ल मार्क्स के फ्रेंड्स भी रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, जो है एंगल्स। आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद वाक्यांश का प्रयोग फ्रेडरिक एंगल्स ने किया है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद इस बात पर जोर देता है कि विचारों और संस्थाओं की प्रगति सामाजिक जीवन की भौतिक स्थितियों से निर्धारित होती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा इतिहास के बदलाव को और इसी तरह समाज की संरचना को भौतिक उत्पादन के तरीके, उत्पादन शक्तियों तथा उत्पादन संबंधों के संदर्भ में देखती है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक, आप नोट कर लीजिएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या इन्होंने विस्तार पूर्वक कर रखा है कार्ल मार्क्स ने। आप इसको नोट करके आप सब रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये देखिए आ गया लास्ट में आपका प्रश्न में जो कह रहा पवित्र अपवित्र की अवधारणा। ये पवित्र और अपवित्र की किसकी अवधारणा है? कह रहा पवित्र अपवित्र किसकी अवधारणा है? देखिए आपका इमानुएल दुर्खीम, मर्टन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए। आप सभी जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं खासकर उनको तो ज़रूर आना चाहिए। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा ये किसका है? तो आपका इमानुएल दुर्खीम महोदय का है। अभी पीछे मैं बता रखा हूँ इसका, ये पवित्र अपवित्र की अवधारणा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इमानुएल दुर्खीम महोदय ने दे रखा है आपका। और ये जो आपके ये अगला ऑप्शन ये क्या है? ये है इमानुएल दुर्खीम पवित्र अपवित्र हो गया। और ये आपके जो मर्टन है, मर्टन की अवधारणा क्या है? आपके ये जो मर्टन महोदय हैं, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ये क्या कहते हैं? अब प्रत्याशित समाजीकरण की बात आपके आर के मर्टन करते हैं। और आपके ये जो मार्क्स हैं ऑप्शन डी, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। आपके कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आज फ्रेंड्स लगता है आप सभी के लिए 25 प्रश्नोत्तरों की ही एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और क्योंकि ये एग्ज़ाम आप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए अगली क्लास जो है, ये आज की जो क्लास है 25 प्रश्न उत्तर है और ये पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आप सब इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, ज़रूर देखेंगे। और क्लास के अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट और प्राप्त हो सके। और एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए हमारी ताकत है। और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।